हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन दिए थे सॉल्व करने के लिए, जिसमें कि आपको परसेंटेज ऑफ सिलिका फाइंड आउट करना था ओरिजिनल सैंपल का। तो ये जो है मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 12 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 to 11 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1 to 11 देख लें। इसका आंसर आएगा 47.3%। तो एक्चुअली में जो ओरिजिनल सैंपल है, ठीक है, उसमें आपको दिया हुआ है कि 12% वाटर है। अब जब इस सैंपल को, ये जो क्ले का सैंपल है, इसको जब पार्शियली ड्राई किए तो ड्राई करने पे क्या होगा, वाटर का अमाउंट कमेगा, बाकी सबका तो अमाउंट एज इट इज रहेगा। तो पार्शियली ड्राई करने के बाद 7% वाटर है आपके पास। जो सैंपल है ड्राई करने के बाद 7% वाटर है और 50% सिलिका है बाय वेट। तो मान लीजिए जो ड्राई करने के बाद सैंपल है, उसमें सैंपल का वेट है आपके पास 100 ग्राम। ड्राई करने के बाद सैंपल का वेट आप 100 ग्राम माने हैं, ठीक है। तो उसमें 7% वाटर है, मतलब H2O 7 ग्राम होगा। 50% आपका सिलिका है, 50%। तो 100 ग्राम का 50% होगा 50 ग्राम। तो 50 ग्राम SiO2 है। बाकी क्ले बच गया, इसमें और भी बहुत सारा कंपोजिशन होगा, तो इसको हम क्ले से डिनोट कर रहे हैं। तो आपके पास क्ले जो है वो 43 ग्राम होगा। टोटल 100 ग्राम है, उसमें 7 ग्राम वाटर, 50 ग्राम SiO2 है, तो जो बच गया वो क्ले है आपका। तो 43 ग्राम क्ले है। ये तो ड्राई सैंपल है, पार्शियली ड्राई क्ले का अमाउंट है। अब जो ओरिजिनल सैंपल होगा उसमें SiO2 प्लस क्ले, ये तो एज इट इज इतना ही होगा, क्योंकि पार्शियली ड्राई करने के बाद सिर्फ H2O का अमाउंट घटेगा, क्योंकि ये H2O जो है वेपर में कन्वर्ट होगा। SiO2 और क्ले तो एज इट इज रहेगा। तो यही अमाउंट ओरिजिनल सैंपल में भी होगा। और ओरिजिनल सैंपल में दिया हुआ है 12% वाटर है, तो परसेंटेज ऑफ सिलिका प्लस क्ले 88% होगा वाटर के अलावा। तो 88% जो मास होगा ओरिजिनल सैंपल का, वो 88 ग्राम के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि यही 88 ग्राम तो फाइनली ड्राई करने के बाद भी एज इट इज रहेगा। तो 88% ऑफ द मास ऑफ ओरिजिनल सैंपल इक्वल टू मास ऑफ सिलिका प्लस मास ऑफ क्ले, जो कि 93 ग्राम होगा। 50 प्लस 43 ग्राम। अब जो है ओरिजिनल सैंपल का मास मान लीजिए m नोट, तो 88% ऑफ m नोट इक्वल टू 93 होना चाहिए, क्योंकि मास ऑफ सिलिका प्लस मास ऑफ क्ले तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो 88 डिवाइड बाय 100 इंटू m नोट, ये 88% ऑफ m नोट, तो यहाँ से m नोट आ जाएगा। तो ओरिजिनल सैंपल का मास जो है वो 9300 डिवाइड बाय 88 ग्राम होगा। कहने का मतलब इतना ग्राम यदि आप ओरिजिनल सैंपल लीजिएगा, इसको आप पार्शियली ड्राई कीजिएगा, तो जो पार्शियली ड्राई क्ले सैंपल होगा उसका वेट 100 ग्राम आएगा, जिसमें से कि 7 ग्राम H2O रहेगा, 50 ग्राम SiO2 रहेगा, और नेक्स्ट जो बच गया 100 ग्राम में, वो 43 ग्राम क्ले का बच गया। तो 9300 बाय 88 ग्राम है टोटल सैंपल, ओरिजिनल सैंपल। उसमें से 50 ग्राम SiO2 होगा और 43 ग्राम क्ले होगा। ये तो फिक्स ही होगा ओरिजिनल सैंपल में भी और पार्शियली ड्राई सैंपल में भी। अमाउंट जो H2O का होगा वो 12% ऑफ m नोट होगा, मतलब 9300 डिवाइडेड बाय 88 का 12% वाटर का अमाउंट होगा। तो ओरिजिनल सैंपल का अमाउंट पता है, क्ले का अमाउंट पता है, तो परसेंटेज ऑफ सिलिका का अमाउंट पता है, तो परसेंटेज ऑफ सिलिका पता चल जाएगा। सिलिका का अमाउंट है 50 ग्राम डिवाइडेड बाय m नोट होगा 93 डिवाइड बाय 100। तो ये तो फ्रैक्शन हो गया, इसको 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो परसेंटेज हो जाएगा। तो ये आएगा 50 इंटू 88 डिवाइड बाय 93। कैलकुलेट करने के बाद ये आता है 47.3%। मतलब ओरिजिनल सैंपल में जो सिलिका होगा उसका अमाउंट 47.3% है। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास कॉपर मेटल है, इसका पार्शियल कोरोजन हो गया। पार्शियल कोरोजन का मतलब हुआ कि जितना कॉपर मेटल था पूरा का पूरा कोरोड नहीं हुआ है, कुछ कॉपर मेटल के फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर रहा है, सारा का सारा कोरोड नहीं हुआ है। तो ये जब कोरोड होता है तो ये CuCO3.COOH होल ट्वाइस बनाता है। मेलाचाइट इसका नाम होता है। ये जो कंपाउंड है ये मेलाचाइट कहलाता है, मेलाचाइट ग्रीन। आप क्लास 10th में पढ़े होंगे कि कॉपर जब
कोरोड करता है तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है। ये ग्रीन कलर का कंपाउंड यही है, इसी में कन्वर्ट होता है, इसलिए ये ग्रीन कलर का शो करता है। तो कोरोजन होने के बाद इसका वेट तो बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले से सिर्फ कॉपर मेटल था। जब कोरोजन हुआ तो कॉपर से कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, देखिए तो CO3 के कारण वेट बढ़ेगा और OH हाइड्रोक्साइड के कारण भी वेट बढ़ेगा। तो कोरोजन के बाद बोल रहा है कि X% इंक्रीज हो गया कॉपर के मास में, मतलब पहले से जितना मास था उसका X% इंक्रीज हुआ। तो कितना परसेंट कॉपर जो है वो कोरोड हुआ है ये बताना है। व्हाट परसेंट ऑफ ओरिजिनल कॉपर इज अंडर कोरोजन। तो आप मान लीजिए कि आपके पास पहले से जो कॉपर मेटल था, M ग्राम कॉपर मेटल आपके पास पहले से था, उसमें से P ग्राम जो है कोरोड हो गया। मतलब जब कोरोजन खत्म हो गया पार्शियल कोरोजन, तो उसमें से उस टाइम आपके पास M-P ग्राम कॉपर का बचा हुआ है। P ग्राम तो कॉपर जो है वो CO3.COH होल ट्वाइस में कन्वर्ट हो गया। अब ये रिएक्शन देखिए पूरा बैलेंस करके, इसमें जो राइट हैंड साइड है इधर दो कॉपर मेटल है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में दो कॉपर मेटल रिएक्शन किया होगा तब जाके आपका मेलाचाइट बना होगा। तो ट्वाइस Cu से CO3.COH होल ट्वाइस बनेगा। अब कॉपर का एटॉमिक वेट कितना होता है, तो एटॉमिक वेट होता है 63.5 ग्राम। तो दो कॉपर मेटल यूज हो रहा है, तो 127 ग्राम जब कॉपर मेटल का यूज होता है तो जो प्रोडक्ट बनता है उसका वेट कितना है, दो कॉपर के कारण 127 प्लस हाइड्रोक्साइड OH, ऑक्सीजन के कारण 16, हाइड्रोजन के कारण 1, तो 17। दो हाइड्रोक्साइड है तो 17 इंटू 2 34 ग्राम। और CO3 कॉपर का तो ऐड कर ही दिए, CO3 कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, 3 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 3 तो 48 प्लस 12, तो इसके कारण 60 ग्राम वेट बढ़ रहा है। तो 127 ग्राम के करस्पॉन्डिंग आपको जो वेट मिल रहा है वो 21 ग्राम मिल रहा है। मतलब अगर आप 127 ग्राम पहले से वेट था रिएक्शन में जो पार्ट लिया तो वेट हो रहा है 21 ग्राम। तो अगर 1 ग्राम रिएक्शन में पार्ट लेगा तो जो वेट होगा फाइनली वो होगा 221 डिवाइडेड बाय 127 ग्राम। तो अगर P ग्राम कॉपर का रिएक्शन करेगा, जो कि हम माने कि M ग्राम पहले से था जिसमें P ग्राम कोरोड हो गया, मतलब P ग्राम रिएक्शन कर लिया, तो P ग्राम के करस्पॉन्डिंग वेट होगा 221 डिवाइडेड बाय 127 इंटू P। तो P ग्राम के करस्पॉन्डिंग आपको जो मेलाचाइट मिलेगा उसका वेट हो जाएगा 221 डिवाइडेड बाय 127 इंटू P। तो फाइनल मास कितना होगा, तो M ग्राम में से P ग्राम तो चला गया, ये तो माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि कॉपर मेटल रिएक्शन कर लिया तो कॉपर मेटल बचा नहीं P ग्राम। तो आपके पास M माइनस P ग्राम बचा था और प्लस इतना ग्राम और मेलाचाइट के कारण वेट हुआ, तो टोटल मास हो जाएगा M माइनस P प्लस 221 P डिवाइडेड बाय 127। ये हो गया आपका फाइनल मास। और क्वेश्चन में बोला गया है कि मास जो कॉपर का इंक्रीज हुआ वो X% इंक्रीज हुआ। मतलब अगर आपके पास M ग्राम पहले से था तो फाइनल मास होगा M प्लस X% ऑफ M, तो X डिवाइडेड बाय 100 इंटू M, X% ऑफ M, तो फाइनल मास ये होगा। फाइनल मास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होना चाहिए M प्लस X% ऑफ M, X बाय 100 इंटू M, तो ये जो है फाइनल मास के इक्वल होना चाहिए। तो इसको आप इससे इक्वेट कर दीजिए, दिस इक्वल टू M माइनस P प्लस 221 P डिवाइडेड बाय 127। तो यहाँ से X बाय 100 इंटू M इक्वल टू क्या होगा, M से M तो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए यहाँ जब M से M कैंसिल आउट हो जाएगा तो इधर तो यही बचेगा, इस तरफ बचेगा P इंटू 221 डिवाइड बाय 127 माइनस 1 कैलकुलेट करने के बाद, क्योंकि दिस माइनस P है। अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 221 माइनस 127 डिवाइडेड बाय 127, तो ये आएगा 94 बाय 127। X बाय 100 इंटू M इक्वल टू दिस, तो P बाय M इक्वल टू होगा 127 बाय 94 इंटू X बाय 100। तो P बाय M का वैल्यू पता चल गया। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है कि कितना परसेंट कॉपर का कोरोड हुआ। तो आपके पास M ग्राम था उसमें से P ग्राम कोरोड हो गया, तो परसेंटेज ऑफ कॉपर जो कोरोड हुआ वो क्या होगा, P डिवाइडेड बाय M इंटू 100। M ग्राम था उसमें P ग्राम कोरोड हुआ तो कितना परसेंट कोरोड हुआ, P बाय M इंटू 100। तो वही चीज आप कर दीजिए, P बाय M का वैल्यू पता चल गया। तो परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल कॉपर इज अंडर कोरोजन इक्वल टू P बाय M इंटू 100। P बाय M
इंटू 100 कितना हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा 127x/94। तो इतना परसेंट कॉपर जो है कोरोड हुआ है 127x/94। अब इसमें x का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका जो सैंपल है उसका x% मास ऑफ कॉपर में इंक्रीज हुआ, x% इंक्रीज इन मास ऑफ कॉपर। कोरोजन के बाद जो कॉपर का मास इंक्रीज हुआ वो x% है। अब x का वैल्यू दिया रहेगा तो आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे x का वैल्यू पुट करके। तो इस तरह से कितना परसेंट कॉपर कोरोड हुआ है ये आपको पता चल गया। इसके बाद है मोलिकुलर फॉर्मूला। तो इसका तो डिफिनेशन आप लोग को पता ही होगा, एक्चुअल केमिकल फॉर्मूला शोइंग एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच कंस्टिट्यूएंट। तो किसी भी कंपाउंड का जो एक्चुअल केमिकल फॉर्मूला होता है जिसमें कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स रहता है वही आपका मोलिकुलर फॉर्मूला कहलाता है। जैसे आपके पास ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला आपको याद होगा C6H12O6। तो हर एक एलिमेंट का एग्जैक्ट कितना नंबर ऑफ एटम है ये आपको मोलिकुलर फॉर्मूला से पता चल जाता है। अब इसी का सिंपल होल नंबर रेशियो अगर आप ले लीजिएगा, मतलब C6H12O6 मतलब 6 कार्बन पे 12 हाइड्रोजन है और 6 हाइड्रोजन है, मतलब 1:2:1 के रेशियो में कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन है। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में अगर ये आप फॉर्मूला लिखते हैं CH2O तो ये आपका इंपेरिकल फॉर्मूला कहलाता है। केमिकल फॉर्मूला इन सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स पर यूनिट। तो केमिकल फॉर्मूला का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में अगर एटम पर यूनिट है तो वो जो है इंपेरिकल फॉर्मूला कहलाएगा। जैसे ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया C6H12O6, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला होगा CH2O, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, इससे कम नहीं हो सकता है, नहीं तो फ्रैक्शन हो जाएगा। इसको आप क्या लिखिएगा 0.5:1:0.5, मतलब अगर कार्बन का 0.5 एटम है तो हाइड्रोजन का 1 एटम होगा। तो ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो नहीं हुआ ना, ये तो फ्रैक्शन हो गया। होल नंबर में सभी एटम चाहिए तो 1:2:1। तो इस तरह से आप इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली इंपेरिकल फॉर्मूला को अगर आप n टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा। अब ग्लूकोज के केस में n का वैल्यू क्या होगा, तो n का वैल्यू होगा 6, मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला को अगर आप 6 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक कार्बन एटम है तो 6 कार्बन एटम, सिमिलरली 2 हाइड्रोजन है तो इसका 6 टाइम होगा 12 हाइड्रोजन, और एक ऑक्सीजन एटम है तो उसका 6 टाइम, तो 6 ऑक्सीजन एटम। तो ये मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया। तो इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू n इक्वल टू मोलिकुलर फॉर्मूला। अब ये n क्या है, तो ये जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में जिस वैल्यू से डिवाइड किए थे मोलिकुलर फॉर्मूला के लिए वही आपका n है। जैसे इसको 6 से डिवाइड किए तब तो 1:2:1 के रेशियो में आया, ऐसे मोलिकुलर फॉर्मूला में रेशियो है 6:12:6। अब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में करना है तो ये 1:2:1 हो जाएगा, मतलब 6 से डिवाइड किए तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो इंपेरिकल फॉर्मूला का वेट उसको भी अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मोलिकुलर फॉर्मूला का वेट हो जाएगा। देखिए इंपेरिकल फॉर्मूला में एक कार्बन है तो एक कार्बन के कारण वेट होगा 12 ग्राम, 2 हाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन के कारण वेट होगा 2 ग्राम, 1:2, और एक ऑक्सीजन है तो 16 ग्राम। तो ये होता है 14 + 16, ये 30 ग्राम होता है। और मोलिकुलर फॉर्मूला का वेट हो जाएगा 12 × 6 प्लस 1 × 12 बोलिए या 2 × 6 बोल दीजिए, 1 × 12 को प्लस 16 × 6। तो इन सभी को 6 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीज आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आएगा 180 ग्राम। वही चीज तो है, n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये जो n का वैल्यू आया 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मोलिकुलर फॉर्मूला का वेट आ जाएगा। ये अभी आपको क्वेश्चन सोल्व करने के बाद ये n का वैल्यू पता चलेगा कि अगर आपके पास मास परसेंटेज दिया हुआ है किसी भी कंपाउंड में कौन कौन सा एलिमेंट है सभी का मास परसेंटेज दिया हुआ है, तो उससे आप इंपेरिकल फॉर्मूला पहले फाइंड आउट कीजिएगा, फिर n का वैल्यू अगर पता चल गया तो जैसे n का वैल्यू 2 है, इंपेरिकल फॉर्मूला पता चल गया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो मोलिकुलर फॉर्मूला ही पता चल जाएगा। तो इंपेरिकल फॉर्मूला से मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए n का वैल्यू यूज में आता है। इस क्वेश्चन से और अच्छे से ये बात आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आपके पास इसमें है एक क्वेश्चन है कि कार्बन जो है 40% है, हाइड्रोजन 20/3%, ऑक्सीजन 160/3%। तो 40% ये तीनों मिला के 100% हो रहा है क्या,
20 प्लस 160, 180/3, तो ये 60%, 40%, ये दोनों मिला के 60 और ये 40, तो 100% हो रहा है। मतलब आपके पास एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। नेक्स्ट, चौथा और कोई एलिमेंट नहीं है। उसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा और मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा अगर मोलिकुलर वेट दिया हुआ है। मतलब मोलिकुलर वेट 60U है तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप मान लीजिए कि ये जो कंपाउंड है, अननोन कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इस अननोन कंपाउंड का वेट है आपके पास 100 ग्राम। 100 ग्राम वेट है तो 100 ग्राम में 40% वेट कार्बन के कारण होगा, तो जो परसेंटेज है वही वेट भी हो, मतलब उतना ग्राम कार्बन है। 100 ग्राम का 40% 40 ग्राम होगा। मतलब ये जो सैंपल है इसमें कार्बन के कारण वेट है आपके पास 40 ग्राम। 40 ग्राम कार्बन है, हाइड्रोजन है आपके पास 20/3 ग्राम। 20/3% ऑफ 100 20/3 ग्राम हो जाएगा, तो हाइड्रोजन है 20/3 ग्राम और ऑक्सीजन है 160/3 ग्राम। तो ये जो 100 ग्राम का सैंपल है उसमें इन तीनों एलिमेंट के कारण कितना कितना वेट होगा ये पता चल गया। अब वेट पता चल गया तो मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होगा टोटल वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1 मोल। तो कार्बन वेट ऑफ 1 मोल बोलिए या फिर ग्राम मोलिकुलर मास बोलिए। तो वेट को अगर जीएमएम से डिवाइड कर दीजिएगा तो नंबर ऑफ मोल पता चल जाएगा। तो 40 ग्राम है, इसको आप 12 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन पता चल गया। सिमिलरली हाइड्रोजन का 20/3 और हाइड्रोजन का ग्राम मोलिकुलर मास होता है 1 ग्राम, तो हाइड्रोजन का भी मोल पता चल गया। सिमिलरली ऑक्सीजन का जीएमएम से डिवाइड कीजिए तो 16 से डिवाइड होगा, तो ये जो वैल्यू आएगा ये 10/3, 20/3, 10/3 आएगा। मतलब कार्बन का 10/3 मोल है तो हाइड्रोजन का 20/3 मोल है, ऑक्सीजन का 10/3 मोल है। इसमें से मिनिमम वैल्यू क्या है? मिनिमम वैल्यू है 10/3, तो 10/3 से डिवाइड कीजिए तो ये 1:2:1 आएगा। मतलब एक कार्बन एटम है तो 2 हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो पता चल गया इस कंपाउंड का, यही आपका इंपेरिकल फॉर्मूला होगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। मोलिकुलर फॉर्मूला पता नहीं चलेगा इससे, परसेंटेज कंपोजिशन से। क्यों? क्योंकि मोलिकुलर फॉर्मूला तो इसका अगर आप डबल भी कीजिएगा, ठीक है, तो सभी का अमाउंट डबल हो रहा है तो परसेंटेज तो वही रहेगा। जैसे इसको आप इस तरह से समझिए, ये क्या हो गया आपका CH2O में 12 ग्राम कार्बन है, 2 ग्राम हाइड्रोजन है, 16 ग्राम ऑक्सीजन है। तो 12 ग्राम अगर है कितना ग्राम में, 12 + 2 14 + 16, 12 ग्राम अगर 30 ग्राम में है तब भी आपका कार्बन परसेंटेज कितना होगा 40%। अगर इसका डबल हो जाएगा, मतलब अगर मोलिकुलर फॉर्मूला का रहता C2H4O2 तो आपके पास कार्बन तो हो गया 24 ग्राम, लेकिन 60 ग्राम में 24 ग्राम है तो फिर भी कार्बन का परसेंटेज 40%। अगर इसका ट्रिपल कर दीजिए, मतलब C3H6O3, तो आपका कार्बन का अमाउंट हो जाएगा 36 ग्राम। टोटल वेट भी तो हो जाएगा 30 × 3 90 ग्राम, तो 36 ग्राम 90 ग्राम में है, फिर भी कार्बन का परसेंटेज होगा 40%। तो कार्बन का परसेंटेज हमेशा सेम ही रहेगा। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को आप डबल क्योंकि सभी का अमाउंट इंक्रीज होगा ना, तो मास परसेंट वही रह जाएगा। तो आप सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो फाइंड आउट कीजिए। सिंपल, पहले मानिए कि आपके पास 100 ग्राम सैंपल है, उसमें कार्बन के कारण वेट कितना होगा, हाइड्रोजन के कारण वेट कितना होगा, ऑक्सीजन के कारण वेट कितना होगा, और उसको आप ग्राम मोलिकुलर मास से डिवाइड कर दीजिए तो नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट हो जाएगा। फिर उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लीजिए। उसके लिए क्या कीजिएगा, जितना एलिमेंट रहेगा उसमें से जो सबसे मिनिमम रहेगा उससे आप सभी को डिवाइड कर दीजिए, तो जो रेशियो आएगा, हो सकता है ये फ्रैक्शन में आए, तो फ्रैक्शन में अगर आएगा तो उसको आप मल्टीप्लाई करके इस तरह से कीजिए। जैसे मान लीजिए कि 2 एलिमेंट है कार्बन हाइड्रोजन किसी कंपाउंड में, और जो इसका रेशियो आया है वो आया है 1:1.5, मतलब इसको आपको लिखना पड़ेगा 2:3, मतलब 2 कार्बन तो 3 हाइड्रोजन रहेगा अगर किसी कंपाउंड में 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन, इस तरह से C2H3 उसका इंपेरिकल फॉर्मूला होगा। तो इस तरह से किस रेशियो में आ रहा है, 1:1.5 आ रहा है या 1:2 हो सकता है 2 ही आए, तो 1:2 अगर आ गया तो वही आप लिखिएगा, सिंपल होल नंबर रेशियो। इस केस में नहीं है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके
सिंपल होल नंबर रेशियो में लाना पड़ेगा। तो इस तरह से C2H3 इंपेरिकल फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH2O। अब N का वैल्यू कैसे पता चलेगा? तो इंपेरिकल फॉर्मूला का वेट कितना होगा? इंपेरिकल फॉर्मूला का वेट होगा कार्बन के कारण 12 ग्राम, हाइड्रोजन के कारण 2 ग्राम, ऑक्सीजन के कारण 16 ग्राम। तो ये हो गया 30 ग्राम। इंपेरिकल फॉर्मूला का वेट पता है 30 ग्राम, मोलिकुलर वेट है कंपाउंड का 60 ग्राम। मतलब ये U है, मतलब मोलिकुलर वेट है, मोलर मास नहीं है, मोलर वेट नहीं, मतलब एक मोल का वेट नहीं है। तो एक इंपेरिकल फॉर्मूला मतलब एक एक एटम रहेगा, 1 मोल एटम नहीं। तो ये 12U हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है। U और ग्राम में ज्यादा डिफरेंस है नहीं, बस 1 मोल एटम या फिर 1 एटम का बातचीत यहाँ पे हो रहा है। तो 30U है इंपेरिकल फॉर्मूला का वेट, उसको 60U करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब जो आपका मोलिकुलर फॉर्मूला था, इसको 2 से डिवाइड किए तो सिंपल होल नंबर रेशियो आ गया। तो n का वैल्यू इस तरह से 60/30 आ जाएगा। 2 n का वैल्यू 2 ही तो आएगा। इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो जो कंपाउंड बनेगा उसका मोलिकुलर वेट 60 हो जाएगा। तभी तो इसका हाफ करने के बाद इंपेरिकल फॉर्मूला आया था। तो इसको डबल कीजिएगा तो मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा C2H4O2। ये वाला फॉर्मूला लगाइए, इंपेरिकल फॉर्मूला वेट इंटू n इक्वल टू मोलिकुलर फॉर्मूला वेट। तो मोलिकुलर फॉर्मूला का वेट दिया हुआ, मतलब मोलिकुलर वेट दिया हुआ है 60, तो मोलिकुलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला का वेट, n का वैल्यू होगा। तो मोलिकुलर फॉर्मूला का वेट 60, इंपेरिकल फॉर्मूला पहले निकाले, फिर इसका वेट निकाल लिए, तो वेट आ गया 30 ग्राम, तो 60/32 आ गया। तो n का वैल्यू पता चल गया। तो इंपेरिकल फॉर्मूला को अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसको होल 2 कर दीजिए, तो एक कार्बन, उसका डबल होगा तो C2, 2 हाइड्रोजन था इंपेरिकल फॉर्मूला में, इसका डबल होगा तो 4 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन था उसका डबल होगा तो 2 ऑक्सीजन। तो इस तरह से इंपेरिकल फॉर्मूला से आप मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो कंपाउंड है इसका इंपेरिकल फॉर्मूला होगा CH2O, मोलिकुलर फॉर्मूला होगा C2H4O2। अब जो है अगले लेक्चर में इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। और एक बात, इस तरह से आप इंपेरिकल फॉर्मूला ही निकाल सकते हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला के लिए मोलिकुलर वेट या फिर दे कि मान लीजिए कि आपका जो कंपाउंड है उसमें 3 नंबर ऑफ कार्बन है, तो 3 नंबर ऑफ कार्बन है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 कार्बन करना पड़ेगा, मतलब इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इंपेरिकल फॉर्मूला में एक ही कार्बन है, तो 3 टाइम मल्टीप्लाई कीजिएगा तभी तो 3 कार्बन होगा। तो C3, तो 3 से मल्टीप्लाई किए तो C3H6O3। इस तरह से कुछ भी हिंट दे देगा ताकि आप मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकें। या तो मोलिकुलर वेट दे देगा, या लिख देगा कि जो कंपाउंड है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है, या कुछ और हो सकता है हिंट दे दे। ऐसा कुछ देगा जिससे कि आप कैलकुलेट कर पाएंगे, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। डायरेक्ट आप परसेंटेज कंपोजिशन से मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यही परसेंटेज कंपोजिशन C3H6O3 का भी हो सकता है, C4H8O4 का भी हो सकता है, C5H10O5 का भी हो सकता है, या फिर C6H12, इस तरह से किसी का भी हो सकता है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है, कुछ ना कुछ तो हिंट देना पड़ेगा कि मोलिकुलर फॉर्मूला 60U है या 90U है। अगर 90U रहता तो आपका ये वाला मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाता, अगर 120U रहता तो ये वाला मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाता, अगर 150U रहता तो C5H10O5 वाला आपका मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाता। वो डिपेंड करता है, कुछ ना कुछ तो हिंट देना ही पड़ेगा। तो इस तरह से आप इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं परसेंटेज कंपोजिशन से, और फिर मोलिकुलर फॉर्मूला भी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।